स्त्री रोगों की यौगिक चिकित्सा या स्त्री रोगों का यौगिक प्रबंधन। स्त्रियों में प्रजनन प्रणाली से संबंधित निम्नलिखित रोग पाए जाते हैं, जिन्हें दो भागों में विभाजित करके समझा जा सकता है। मासिक धर्म के विशिष्ट रोग, इसे नंबर 1 में रख सकते हैं। स्त्रियों में मासिक धर्म से संबंधित निम्नलिखित समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जैसे अनार्तव, कष्टार्तव, अति रजस्राव और कटिशूल। नंबर 2 में हम योनि संक्रमण से संबंधित रोगों को रख सकते हैं। स्त्रियों में योनि संक्रमण से संबंधित निम्नलिखित समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जैसे श्वेत प्रदर यानी ल्यूकोरिया, रक्त प्रदर यानी मेट्रोरहिया, और नंबर 3 पे रख सकते हैं संक्रमण संबंधी रोग। अब इन लोगों की थोड़ी बात करते हैं, चर्चा करते हैं। अनार्तव, इसका अर्थ है मासिक स्राव का न होना। बच्चियों में किशोर अवस्था पहुंचने के पूर्व तथा अधेड़ अवस्था यानी 40 से 45 वर्ष के पश्चात, जिसे रजोनिवृत्ति भी कहते हैं, अनार्तव होता है। अनार्तव के मुख्य 2 प्रकार होते हैं। प्राथमिक अनार्तव, जब तक किशोर व अवस्था की बच्ची को मासिक धर्म 16-17 वर्ष की अवस्था तक प्रारंभ नहीं होता तो उसे प्राथमिक अनार्तव कहते हैं। अक्सर ऐसा पोषक तत्वों की कमी, खुली हवा, खुली धूप एवं समुचित व्यायाम की कमी से होता है। फिर आगे आता है द्वितीयक अनार्तव। यदि एक बार प्रारंभ होने के बाद बीच में कभी कभी मासिक धर्म बंद हो जाए तो उसे इस श्रेणी में रखा जाएगा। इस समस्या के मूल में अधिकांशतः स्थान, भोजन या जीवनचर्या में परिवर्तन, मौसमी बुखार, कब्ज या तनाव जैसे कारण होते हैं। उदाहरण के लिए विवाह के तुरंत बाद या कॉलेज के हॉस्टल में जाने से ही मस्तिष्क और अंतःस्रावी प्रणाली प्रभावित हो ठीक से काम करना बंद कर देती हैं। इस कारण भी यह हो सकता है। अब आगे बात करते हैं कष्टार्तव की। डिसमेनोरिया, मासिक धर्म शुरू होने के पहले या दौरान होने वाली पीड़ा या समस्या को कष्टार्तव या डिसमेनोरिया कहते हैं। यह समस्या 2 कारणों से हो सकती है। एक तो अंगों में रक्त का संचार अधिक होना यानी पेल्विक कंजेशन, और दूसरा गर्भाशय की मांसपेशियों का आकुंचन यानी स्पाज्म। कष्टार्तव मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। आकुंचन प्रधान कष्टार्तव यानी स्पास्मोडिक डिसमेनोरिया। इसमें स्राव कई शुरुआत में ही पेट के निचले भाग में तीव्र पीड़ा होती है और मितली आना तथा कमजोरी महसूस होती है। यह बहुधा 25 वर्ष से कम की अवस्था है। यह अविवाहित स्त्रियों को प्रभावित करता है। संकुलता प्रधान कष्टार्तव, कंजेस्टिव डिसमेनोरिया, इसके साथ अति तनावपूर्ण स्थिति जुड़ी होती है, जिसे चिकित्सक प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं। इस प्रकार की समस्या रज से रजोनिवृत्ति तक सभी उम्र की स्त्रियों को प्रभावित कर सकती है तथा हर शिशु जन्म के उपरांत और भी बदतर हो जाती है। इसमें स्राव शुरू होने से 3-4 दिन पहले ही निचली कमर एवं पेट में तीव्र पीड़ा प्रारंभ हो जाती है। अब नंबर 3 पे बात करें तो अति रजस्राव। यदि रजस्राव में रक्त की मात्रा अधिक हो या वह सामान्य से ज़्यादा अवधि तक होता रहे तो उसे यह संज्ञा दी जाती है। सामान्यतः 4 से 6 दिन चलने वाली इस प्रक्रिया में 7 से 8 दिन भी लग सकते हैं, जिसे सामान्य ही माना जाता है। यदि अत्यधिक स्राव हो तो इसे रोग की संज्ञा दी जाती है।
नंबर 4 पे बात करते हैं कटिशूल। कमर के निचले भाग में होने वाले दर्द को कमर दर्द या कटिशूल कहते हैं। श्वेत प्रदर, कष्ट प्रदर यानी कष्टप्रद मासिक धर्म, अनियमित मासिक धर्म, पेडू व गर्भाशय की सूजन, ट्यूमर, प्रसव के बाद की कमजोरी और किसी ऑपरेशन के बाद कटिशूल हो सकता है। मासिक धर्म के विशिष्ट रोग जैसे अनार्तव, कष्टार्तव, अतिरस्राव, कटिशूल का यौगिक प्रबंधन या यौगिक चिकित्सा। अगर इन रोगों के लक्षणों की बात करें तो क्या लक्षण हो सकते हैं? इनके निम्नलिखित लक्षण हो सकते हैं। मासिक स्राव का न होना, एक बार प्रारंभ होने के बाद बीच में कभी मासिक स्राव बंद होना, मासिक धर्म शुरू होने के पहले या दौरान पीड़ा होना, कमर व पीठ में दर्द, स्राव की शुरुआत में ही पेट के निचले भाग में तीव्र पीड़ा, मितली आना, कमजोरी महसूस होना, निचली कमर एवं पेट में भारीपन तथा पीड़ा की स्थिति, वक्स, पेट और कभी कभी पूरे शरीर में सूजन एवं हल्के दर्द का अनुभव होना, सिर दर्द, कब्ज या कड़ापन जैसे लक्षण उत्पन्न होना, उद्विग्नता, निराशा एवं शक्तिहीनता उत्पन्न होना, रजस्राव में रक्त की मात्रा का अधिक होना या सामान्य से ज्यादा होना, चिड़चिड़ापन। अब यदि इन रोगों के कारण की बात करें तो क्या कारण हो सकते हैं? जैसे चिंता, परेशानी, भय, तनाव तथा भोजन या वातावरण में परिवर्तन आदि, अंतःस्रावी प्रणाली के हार्मोन्स में गड़बड़ी, पोषक तत्वों की कमी, समुचित व्यायाम की कमी, जीवनचर्या में परिवर्तन, कब्ज, गर्भ निरोधक गोलियों का गलत उपयोग, अंगों में रक्त का संचार अधिक होना यानी पेल्विक कंजक्शन, गर्भाशय की मांसपेशियों का आकुंचन यानी स्पाज्म, श्रोणि प्रदेश के अंगों से संबंधित नस नाड़ियों यानी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एवं अंतःस्रावी रसायनों यानी प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन में असंतुलन होना, मनोभावनात्मक एवं शरीर क्रियात्मक असंतुलन, गर्भाशय इत्यादि स्थानीय अंगों की स्नायुविक विषमता एवं टिश्यू या ऊतकों की असामान्य वृद्धि, कृत्रिम हार्मोन्स का सेवन भी एक कारण है। अब इनकी यौगिक चिकित्सा की बात करें तो निम्नलिखित कार्यक्रम नियमित रूप से करते रहना मासिक चक्र सुचारू रखने में अत्यंत सहायक होगा। यदि अत्यधिक रक्तस्राव को असहनीय वेदना न हो तो इस अभ्यास क्रम को रक्तस्राव काल में भी किया जा सकता है। यम नियम आचार संहिता का पालन करके ठीक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास किया जा सकता है। षटकर्म, जल नीति का अभ्यास प्रतिदिन करना चाहिए। कुंजल एवं लघु संप्रक्षालन हफ्ते में 2 बार या जैसी आवश्यकता हो करना चाहिए। कब्ज से श्रोणि प्रदेश में संकुलता बढ़ती है जिससे दर्द एवं ऐंठन बदतर हो जाते हैं। इस प्रदेश के अंगों से संबंधित रोगों में कब्ज को दूर करना इलाज का आवश्यक एवं प्राथमिक अंग है। आसन, श्रोणि प्रदेश से ऊर्जा अवरोध को दूर करने का सबसे प्रभावी उपाय है आसन। शक्तिबंध समूह के आसन, इसके अलावा वज्रासन, समूह से वज्रासन, उष्ट्रासन, मार्जारी आसन, व्याघ्रासन, शशांक आसन, सुप्त वज्रासन, भुजंगासन, पीछे झुकने वाले आसन जैसे भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन, चक्रासन, कंद्रासन, ग्रीवासन विशेषतः विलंबित यौवन अवस्था एवं श्वेत प्रदर के लिए। अन्य अभ्यास जैसे पश्चिम उत्थान, मत्स्य आसन, अर्ध मत्स्य इंद्रियासन, उत्थान आसन, ताड़ आसन, पादस्थ आसन, हनुमान आसन, सूर्य नमस्कार,
जिससे प्राण शक्ति का स्तर ऊपर उठेगा तथा इस नायविक अंतःस्रावी क्रियाओं में संतुलन आएगा। अपनी क्षमतानुसार धीरे धीरे सूर्य नमस्कार को 10 से 12 चक्रों तक भी किया जा सकता है। प्राणायाम। नाड़ी शोधन, उज्जाई एवं भ्रामरी प्राणायाम रज काल के साथ साथ जुड़े सर दर्द, माइग्रेन तथा तनावपूर्ण परिस्थितियों को दूर करने में प्रभावशाली हैं। प्राणायाम द्वारा अतीन्द्रिय स्तरों से तनाव दूर हो जाते हैं तथा मानसिक अस्थिरता शांत हो जाती है। अंग उतरने एवं गर्भाशय मुख शोध के लिए नाड़ी शोधन प्राणायाम की तृतीय अवस्था, जिसमें मूलबंध व जालंधर बंध का अभ्यास किया जाता है, सर्वाधिक प्रभावकारी है। भस्त्रिका प्राणायाम द्वारा जीवन शक्ति बढ़ती है एवं विषाक्त तत्व साफ होते हैं। इसको अनार्तव एवं कष्टार्तव के लिए भी अच्छा माना गया है। मुद्रा एवं बंध की बात करें तो विपरीत करणी मुद्रा, पासनी मुद्रा एवं योग मुद्रा का अभ्यास उचित है। अश्वनी मुद्रा, मूलबंध एवं सहजोली मुद्रा द्वारा निचले अंगों में ऊर्जा उत्पन्न होती है। वह संबंधित तंत्रिकाओं को उत्तेजित करते हैं तथा प्रजनन निष्कासन प्रणाली के अंगों को सुचारू बनाते हैं। मासिक धर्म के पूर्व तनाव को कम करने हेतु महाबंध, महामुद्रा, महावेद मुद्रा विशेष लाभकारी हैं, क्योंकि उनसे शरीर में प्राण शक्ति का संचार एवं वितरण नियंत्रित होता है तथा शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्थिरता आती है। ध्यान की अगर बात करें तो योग निद्रा एक अति महत्वपूर्ण अभ्यास है। विशेषतः मासिक धर्म शुरू होने के पहले बढ़ती हुई तनाव की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए इसका अभ्यास करना चाहिए। इससे मानसिक तनाव, निराशा, चिड़चिड़ापन एवं भारीपन दूर होते हैं। यदि संपूर्ण अभ्यास के लिए पर्याप्त समय न हो तो शवासन में लेटकर पेट में श्वास गिनने का अभ्यास किया जा सकता है। सिद्ध योनि आसन में बैठकर ध्यान का कोई भी अभ्यास जैसे जप, अंत्य मौन, चिदाकाश धारणा, मंत्र जप या नाद योग का अभ्यास किया जा सकता है। अब यदि आहार की बात करें तो पथ्यकारक आहार यानी जो आहार लिया जाना चाहिए, संपूर्ण संतुलित शाकाहारी भोजन सभी महिलाओं के लिए उपयुक्त है। आधुनिक शोध में यह पाया गया है कि मांसाहारी भोजन करने वाली स्त्रियों के निम्न अंगों में रक्त संकुलता से रजस्राव की मात्रा एवं अवधि बढ़ जाती है। मासिक धर्म के पूर्व के दिनों में उपवास या अत्यंत हल्का भोजन जिसमें मसाले, तेल, मांस एवं दूध न्यूनतम मात्रा में हो, ऐसा आहार करना चाहिए। कई स्त्रियों का अनुभव है कि उनकी पीड़ा और अतिस्राव की मात्रा में 50% से भी अधिक लाभ मात्र भोजन में परिवर्तन कर देने से महसूस हुआ है। भोजन हल्का, शुद्ध, सात्विक, शाकाहारी हो, जिसमें फल, अनाज एवं उबली हुई सब्जियां प्रचुरता में होनी चाहिए। मासिक धर्म के पूर्व दिनों में यह अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। वैकल्पिक तौर पर रजस्राव के दिन एवं पूर्ण एवं शुरू होने के 1 या 2 दिन में मात्र फलाहार ही करना लाभकर है या लाभकारी है। अब यदि अपथ्यकारक आहार यानी जो नहीं लेना चाहिए उसकी बात करें तो चाय, काफ़ी, उत्तेजक मादक पदार्थ अप्राकृतिक रूप से भोजन करना, मांस, मछली आदि बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अन्य सुझाव: पर्याप्त मात्रा में खुली हवा का सेवन करें, कसरत तथा साथ ही साथ पर्याप्त आराम करें। मासिक धर्म को पुनः संतुलित बनाने के लिए यह बातें आवश्यक हैं। शरीर एवं पैरों को यथासंभव ठंड से बचाए रखें।
निम्न उदर पर सेक करने से दर्द में राहत मिलती है। रजस्राव के दौरान सिर नीचे और पैर ऊपर करने वाले आसन जैसे शीर्षासन, सर्वांगासन वर्जित हैं। प्राथमिक अनार्तम में मूलबंध का अभ्यास वर्जित है। चक्कर या बेहोशी जैसे किसी लक्षण का आभास होते ही अभ्यास को बंद कर देना चाहिए। अब स्त्री रोगों में दूसरे प्रकार के जो रोग हैं, यानी नंबर 2 पर जो आते हैं, उन रोगों की चर्चा करें। तो यानी उन समस्याओं को क्या कहते हैं? यौन संक्रमण से संबंधित समस्याएं, जैसे श्वेत प्रदर, ल्यूकोरिया या रक्त प्रदर, मेट्रोरेहिगिया। अब श्वेत प्रदर की बात करते हैं। तो ल्यूकोरिया या श्वेत प्रदर स्त्रियों की एक अहम समस्या है। सामान्य स्राव का अधिक मात्रा में होना ही श्वेत प्रदर कहलाता है। योनि की भीतरी त्वचा में छोटी छोटी ग्रंथियां होती हैं, जिनका कार्य लगातार एक नमी को बनाए रखना होता है ताकि चिकनापन रहे और सफाई होती रहे। यह श्रवण या स्राव योनि के भीतर की नाजुक त्वचा की रक्षा का कार्य करता है ताकि वह सूखे नहीं तथा अवांछित सूक्ष्म कीटाणु भी नष्ट होते रहें। जब इस स्राव की अधिकता होती है तो उसे श्वेत प्रदर कहा जाता है। कई महिलाओं को योनि मार्ग से सफेद चिपचिपा गाढ़ा स्राव होने की समस्या होती है। इसे सामान्य भाषा में सफेद पानी आना, श्वेत प्रदर या ल्यूकोरिया कहा जाता है। श्वेत प्रदर या ल्यूकोरिया या सफेद पानी आना स्त्रियों का एक आम रोग है, जिसमें स्त्री योनि से असामान्य मात्रा में सफेद रंग का गाढ़ा और बदबूदार पानी निकलता है और जिसके कारण वे बहुत कमजोर, क्षीण और दुर्बल हो जाती हैं। महिलाओं में श्वेत प्रदर रोग आम बात है। यह गुप्तांगों से पानी जैसा बहने वाला स्राव होता है। यह खुद कोई रोग नहीं होता, परंतु अन्य रोगों के कारण होता है। श्वेत प्रदर वास्तव में एक बीमारी नहीं है, बल्कि किसी अन्य योनिगत या गर्भाशयगत व्याधि का लक्षण है। यह सामान्यतः प्रजनन अंगों में सूजन का बोधक है। मासिक धर्म में पहले या बाद में थोड़ी मात्रा में सफेद पानी का बहना तो सामान्य बात है, लेकिन अधिक मात्रा में नियमित रूप से पीला या नीलापन लिए स्राव आने लगे तो ये कारण हो सकते हैं। अविवाहित महिलाओं में यह पोषण की कमी, योनि की अस्वच्छता, खून की कमी और तला हुआ तेज मसालेदार भोजन करने से होता है। योनि में ट्रिकोमोन्स वैगिलेंस नामक बैक्टीरिया के कारण ल्यूकोरिया होता है। बार बार गर्भपात होना या कराना भी एक कारण है। डायबिटीज से ग्रस्त महिलाओं की योनि में फंगल यीस्ट नामक संक्रमण रोग के कारण भी ल्यूकोरिया हो सकता है। असामान्य यौन संबंधों से होने वाले संक्रमण के कारण भी यह होता है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता का कमजोर होना तनाव एवं अत्यधिक मेहनत करने के कारण भी हो सकता है। अब बात करते हैं रक्त प्रदर की। मेट्रोरेहिगिया। रक्त प्रदर एक ऐसी बीमारी है जो कि मासिक धर्म के समय होती है। मासिक धर्म के समय में स्त्रियों की योनि से निकलने वाला रक्त अगर सामान्य से अधिक मात्रा में है तो उसे रक्त प्रदर के नाम से जाना जाता है और यह कई बार बिना मासिक धर्म के भी निकलना शुरू हो सकता है, जिससे स्त्रियों को बहुत ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ता है और इससे स्त्रियों के शरीर में कमजोरी आने लगती है। रक्त प्रदर गर्भाशय से खून के बहने को संदर्भित करता है, जो प्रत्याशित मासिक धर्मों के बीच होता है, जो किशोरों और रजोनिवृत्ति के करीब आने वाली महिलाओं में एक विशेष रूप से आम समस्या है। रक्त प्रदर
असामान्य योनि खून का एक प्रकार माना जाता है जो माहवारी के साथ जुड़ा नहीं है, क्योंकि यह महीने के गलत समय पर भी हो सकता है। वैसे तो स्त्रियों में इसके उत्पन्न होने की कई कारण हो सकते हैं। इनमें से मुख्य हैं जैसे स्त्रियों के गर्भाशय का अपने स्थान से हट जाना या गर्भाशय का उलट जाना, गर्भपात होना, ज़्यादा मैथुन करना, घोड़े, ऊंट, साइकिल, मोटरसाइकिल आदि की ज़्यादा सवारी करना, काम, क्रोध, भय, चिंता, शोक, ईर्ष्या आदि को दिमाग में उत्पन्न होने से भी यह रोग हो सकता है। इसके अलावा ज़्यादा कठिन परिश्रम, ज़्यादा नृत्य, रस्सी कूदना, दौड़ना आदि से भी स्त्रियों में यह उत्पन्न हो सकता है। कई बार आहार विहार, खाए हुए भोजन के पचने के पहले दोबारा भोजन करने से, कुछ गलत भोजन करने से, मांस, मछली, अंडे, शराब आदि का सेवन करने से, बार बार गर्भपात होने से, जल्दी जल्दी बच्चे पैदा करने से या फिर ज़्यादा उत्तेजक फिल्मी सॉन्ग, स्टोरी और बुक आदि पढ़ने से यह रोग हो सकता है। अब आगे बात करें तीसरे प्रकार की, तो जो संक्रामक रोग हैं। तो संक्रामक रोग कौन से हैं, कैसे होते हैं? जैसे अधिक मात्रा में होने वाले योनि स्राव के कारण उस स्थान में लगातार नमी बनी रहती है, जिसमें कीटाणुओं की वृद्धि बहुत आसानी से हो सकती है। सामान्य रूप से योनि के भीतर जो कीटाणु हैं वे मित्रवत ही कार्य करते हैं तथा हानिकारक कीटाणुओं को पनपने नहीं देते, परंतु जब यह सामान्य संतुलन बिगड़ जाता है तो हानिकारक कीटाणु पनपने लगते हैं। साथ ही स्त्री अंगों की बनावट ही कुछ ऐसी होती है कि बाहर से कीटाणु सरलता से भीतर चढ़ सकते हैं और नाना किस्म के विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न कर सकते हैं। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक यह संक्रमण चाहे मूत्र मार्ग के हों या योनि के, अक्सर संभोग के माध्यम से फैलते हैं। यदि स्त्री की बिना इच्छा के संभोग किया जाए या अधिक बार बार या असंपूर्ण संभोग से प्राय मानसिक तनाव एवं भावनात्मक तनाव, ऊब या वितृष्णा उत्पन्न होती है। यदि पुरुष अपने साथी की इच्छा और भावनाओं का ख्याल किए बिना एक स्वार्थपूर्ण रवैये को अपनाकर सिर्फ अपनी संतुष्टि करे तो स्त्री पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे निम्न प्रदेशों से ऊर्जा की मात्रा घटना शुरू हो जाती है, जिससे संबंधित अंग योनि व मूत्र मार्ग संक्रमण के प्रति अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता खो देते हैं, जिससे संक्रमण आसानी से हो सकता है। संक्रमण के सबसे मुख्य कारण हैं दो प्रकार के कीटाणु, जिन्हें मोनीलिया तथा ट्राइकोमोनास कहते हैं। ये दोनों स्वस्थ मनुष्य के शरीर में सामान्य रूप से बिना रोग उत्पन्न किए मौजूद रहते हैं, परंतु संक्रमण के समय इनकी संख्या बढ़ने से भी यह रोग उत्पन्न होते हैं। मोनीलिया एक किस्म का फफूंद होता है जिसके संक्रमण से दही के समान गाढ़ा एवं सफ़ेद स्राव होता है। इसकी गंध सड़ी हुई ब्रेड के समान होती है और इसी के कारण स्त्री को खाने की गंध से भी मितली या उल्टी होने लगती है। इस संक्रमण से पूरे योनि प्रदेश में बहुत जलन एवं खुजली के लक्षण अनुभव होते हैं। ट्राइकोमोनास नामक कीटाणु स्त्री और पुरुष दोनों के शरीर में रह सकता है। इसके संक्रमण से गाढ़ा, फेनदार, हरा, पीला या भूरा स्राव बनता है, जिसकी दुर्गंध बहुत तीव्र होती है। घर्षण के कारण संभोग के उपरांत इसके लक्षण बढ़ जाते हैं। यह संक्रमण एक से दूसरे व्यक्ति तक गीले तौलिए के माध्यम से या एक दूसरे के गंदे वस्त्रों के पहनने से भी फैल सकता है।
अब योनि संक्रमण से जो संबंधित समस्याएं थी, जैसे श्वेत प्रदर, रक्त प्रदर और संक्रामक रोग, इनका यौगिक प्रबंधन क्या हो सकता है। तो इनके अगर लक्षणों की बात करें तो क्या लक्षण होंगे, जैसे महामारी के समय कष्ट होना, महामारी के 2 दिन पहले कष्ट होना, कमर दर्द, पेड़ों में दर्द या मरोड़, टांगों का दर्द होना, योनि से श्लेष्मा युक्त सफेद पानी जैसे पदार्थ का गिरते रहना, व्यवहार में चिड़चिड़ापन, शारीरिक एवं मानसिक थकावट, खून की कमी, चक्कर आना, जी मिचलाना, भूख न लगना, मानसिक या शारीरिक कार्य में मन न लगना, योनि के आसपास जलन, खुजली, सूजन एवं लाली का पाया जाना, संभोग के समय पीड़ा, कमर दर्द, जांघों में कड़ापन, खिंचाव या पेट में भारीपन इत्यादि, योनि में पीड़ा, जलन और खुजली का होना। अब यदि इनके कारण की बात करें तो क्या कारण हो सकते हैं। जीवाणु या विषाणु के गुप्तांगों में संक्रमण के कारण, गर्भाशय के मुख पर छाले पड़ने के कारण, योनि एवं गर्भाशय संबंधी किसी विकृति से, अंतःस्रावी ग्रंथियों के असंतुलन से, अत्यधिक अम्लीय व तीक्ष्ण पदार्थों का सेवन, मिर्च मसालेदार भोजन का अत्यधिक सेवन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में हार्मोन्स की अनियमितता से, शरीर में किसी कारणवश या रोग के कारण कमजोरी से, मानसिक तनाव के कारण, कब्ज होने के कारण, मासिक धर्म में अनियमितता के कारण, अधिक बार संभोग, असंपूर्ण संभोग तथा असुरक्षित संभोग के कारण, अवचेतन में छिपे इस प्रकार के द्वंद्व जैसे अपराध बोध या संदेह शारीरिक रूप से ल्यूकोरिया के रूप में प्रकट होते हैं, जो प्रतीकात्मक रूप से आत्मशुद्धि का या प्रक्षालन का प्रयास है। अब इन लोगों की यौगिक चिकित्सा की बात करें तो यम नियम, योनि संक्रमण से संबंधित समस्याओं में यम नियम का पालन करना चाहिए। किसी भी रोगग्रस्त अंग के स्वास्थ्य लाभ एवं पुनर्जीवन हेतु उस अंग को उचित विश्राम मिलना चिकित्सा का मूलभूत सिद्धांत है। अतः यौनांगों से संबंधित सभी रोगों की यौन चिकित्सा का पहला महत्वपूर्ण कदम है विश्राम। कुछ समय तक संभोग से दूर रहना चाहिए, क्योंकि इससे लगातार उत्तेजना व घर्षण दूर हो जाता है। यह अंगों को विश्राम तो होता ही है, साथ ही साथ संक्रमण को फैलने से भी रोका जा सकता है। अतः ब्रह्मचर्य व्रत का पालन लाभकारी है। यम नियम के पालन से मन और व्यक्तित्व भी शांत एवं संतुलित हो जाता है तथा जैसे ही स्वास्थ्य लाभ की प्रक्रिया शुरू होती है, पीड़ा, जलन इत्यादि लक्षण धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। एक बार जब लक्षण दूर हो जाते हैं, वे सामान्य स्वास्थ्य की पुनः प्राप्ति हो जाती है, तब यौन संबंध पुनः प्रारंभ किए जा सकते हैं, जो अब अधिक स्वास्थ्यपूर्ण एवं संतोषजनक होंगे। यदि षटकर्म की बात करें तो उदर के अंगों की शुद्धि करने तथा शरीर से विजातीय द्रव्य को बाहर निष्कासित करने के उद्देश्य से सप्ताह में 1-2 बार लघु संप्रक्षालन द्वारा प्रदर रोग में लाभ होता है। बस्ती अपान वायु के लिए प्रयोग की जानी चाहिए। जल नीति, सूत्र नीति स्वर संतुलन के लिए उपयोग की जा सकती है। कपालभाति पैल्विक रीजन को सक्रिय करने के लिए इसका अभ्यास किया जा सकता है। अब यदि आसन की बात करें तो शरीर को उल्टा करने वाले आसन नहीं करने चाहिए। प्रदर तथा यौन संक्रमणों का सबसे मुख्य कारण हार्मोन्स का असंतुलन एवं निम्न अंगों में जीवन शक्ति का कम होना है। स्त्री के संपूर्ण प्रजनन तंत्र को मजबूत एवं सामंजस्यपूर्ण बनाने के लिए योगासन अमूल्य है,
क्योंकि आसन उदर के अंगों को सीधे प्रभावित करते हैं तथा ग्रंथीय प्रणाली पर इनका सीधा प्रभाव पड़ता है। प्रदर रोग में सूर्य नमस्कार, वज्रासन, शशांकासन, मार्जरी आसन, उष्ट्रासन, भुजंगासन, पश्चिम उत्तान आसन का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यदि प्रदर रोग की तीव्रता बहुत अधिक हो तो शारीरिक गतिविधियां व आसनों का अभ्यास नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं प्राणायाम की। तो योग प्राणिक ऊर्जा व प्राण शक्ति का विज्ञान है। प्राणायाम जीवन में उत्साह व जीवन शक्ति को बढ़ाता है। प्रदर रोग में प्राण शक्ति में कमी आ जाती है। प्रदर रोग में उदर व नीचे के अंगों की प्राण शक्ति बढ़ाने हेतु तथा हार्मोन संतुलन के लिए व मानसिक शांति के लिए नाड़ी शोधन, भस्त्रिका, उज्जाई प्राणायाम लाभकारी है। ये प्राण शक्ति में वृद्धि करते हैं तथा टॉक्सिन्स को समाप्त करते हैं। बंद में मुद्राओं की बात करें तो प्रदर रोग में प्राण शक्ति को पुनः स्थापित करने तथा उदर व जनन अंगों को तथा मूत्र प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए मूलबंध, उड्डयन बंध सर्वाधिक उपयुक्त हैं तथा महाबंध मुद्रा का अभ्यास लाभप्रद है। ध्यान और शीतलीकरण जैसी क्रियाओं की बात करें तो ध्यान के अभ्यास किसी भी बीमारी में तनाव के चक्रव्यूह को तोड़ देने में समर्थ हैं। प्रदर रोग में अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन्स का संतुलन करने तथा मानसिक तनाव को दूर करने की दृष्टि से श्वास प्रश्वास पर ध्यान तथा योग निद्रा लाभकारी अभ्यास है। अब यदि आहार की बात करें तो पहले पथ्यकारक आहार यानी ग्रहण करने योग्य आहार। भोजन श्वेत प्रदर के मुख्य कारणों में से एक है। अधिक मात्रा में किए गए या लिए गए दूध, मैदा तथा पालिश किया हुआ चावल जैसे पदार्थ अधिक म्यूकस बनाते हैं, जिनको शरीर स्रावों के माध्यम से बाहर फेंकता है। अनेक स्त्रियों में यह पाया गया है कि मात्र संतुलित भोजन को संतुलित और संयमित कर लेने से योनि स्राव में आश्चर्यजनक कमी आती है। विटामिन ई जैसे केला, अंकुरित अनाज, विटामिन युक्त आहार, दूध, पनीर, कैल्शियम युक्त भोजन, विटामिन ए, सी, डी युक्त भोजन ग्रहण करना हितकर है। अपथ्यकारक आहार यानी जो नहीं लेना चाहिए। मिर्च मसालेदार भोजन, शक्कर तथा मिठाइयाँ अधिक मात्रा में लिए जाने पर यह इन समस्याओं में योगदान देते हैं। जो भोजन परिष्कृत शर्करा, कार्बोहाइड्रेट, डिब्बाबंद भोजन और अप्राकृतिक पदार्थों से युक्त हैं, वे योनि संक्रमण की आदर्श अवस्था प्रस्तुत कर देते हैं, क्योंकि इनके सेवन से अम्लता बढ़ती है और योनि के भीतर अम्लता बढ़ने पर कीटाणुओं की संख्या में गुणात्मक वृद्धि होना शुरू हो जाती है। अतः कब्ज वाले पदार्थ, उड़द की दाल, साग, उष्ण पदार्थ, मिर्च मसाले युक्त पदार्थ, चाय, कॉफी आदि नहीं लेने चाहिए। अन्य व महत्वपूर्ण सुझाव या किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? ल्यूकोरिया के सफल इलाज हेतु व्यक्तिगत साफ सफाई का कठोरता से पालन आवश्यक है। इसमें न केवल संक्रमण की रोकथाम होती है, परंतु मन को भी अच्छा लगता है। योनि प्रदेश को नियमित धोकर, पोंछकर और सुखाकर ही साफ रखना चाहिए। नायलॉन के अंडरगारमेंट, जांघिया या चुस्त अधोवस्त्र नहीं पहनने चाहिए। नायलॉन गर्मी और नमी को रोक कर रखता है, जिससे खतरनाक कीटाणुओं की वृद्धि होने लगती है। हमेशा ढीले, हवादार सूती कपड़े भीतर में पहनने चाहिए और यदि स्राव अधिक न हो तो इन्हें न ही पहने तो बेहतर है। अधिकांशतः नुकसानदायक कीटाणु मात्र हवा के संपर्क में आने और नमी के अभाव में
खुद ब खुद नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि या समझ सकते हैं कि स्त्री रोगों की यौगिक प्रबंधन तथा योग से, योग के अभ्यास से, योग की व्यवस्था से स्त्री रोगों में लाभ पहुंचाया जा सकता है।